अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज नादिया मुनीर फ्रॉम जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में तो आप मुझे देखते ही रहते हैं, मगर आज हम मौजूद हैं कॉफी विद जीएफएस में, जिसका पर्पस इस तरह से है कि जीएफएस एज यू ऑल नो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को कामयाब कर चुका है। सैकड़ों घरों के चूल्हे जो हैं वो जीएफएस के साथ साथ चल रहे हैं। और इस शो का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि जीएफएस ना सिर्फ खुद को प्रमोट करना चाहता है, ना सिर्फ अपने बारे में बताना चाहता है, बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोग जो कि वक्तन फवक्तन कामयाब हुए हैं अपनी स्ट्रगल लाइफ के बाद, तो उनको भी प्रमोट करना, उनके बारे में भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जीएफएस का पर्पस है, जिसे हम कॉफी विद जीएफएस में हाईलाइट करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अदनान खान शनवारी साहब। इनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये एक कामयाब बिजनेसमैन है। इस्लामाबाद में अपनी कंपनी को रन करते हैं, एक नहीं बल्कि एक साथ दो बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि आज के दौर में जहां मैं और आप जैसे इंसान हम एक वक्त पर एक बिजनेस को जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहे, तो इस वक्त में दो बिजनेसेस को किस तरह से लेके चल रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा, हम जानते हैं अदनान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अदनान साहब कैसे हैं आप? शुक्र है करम अल्लाह का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए और कॉफी विद जीएफएस का हिस्सा बनने के लिए। हमें प्लीज़ बताइएगा, हम स्टार्ट लेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपको जो आज हम जो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं तो इसकी कॉस्ट क्या है। सबसे पहले जीएफएस का और आपका शुक्रिया कि आप हमारे ऑफिस आए और इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं तो समझा था कि काफ़ी विद करन है, लेकिन चलो काफ़ी जीएफएस भी ठीक, ये भी चलेगा पाकिस्तान में। मेरा ताल्लुक लंडी कोतल से है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से एमफिल इकनॉमिक्स किया हुआ है। उसके बाद पॉलिटिक्स में रहा हूँ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी किया है। फिर उसके बाद इलेक्शन भी लड़ा और उसके बाद बिजनेस में आ गया। तो जैसे आपने इंट्रो में कहा, हमारा ट्रेवल का फील्ड भी है और रियल एस्टेट में भी आ गए। तो एट अ टाइम आप इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेते हैं? हाँ, बहुत इजी, क्योंकि हमारा माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है और जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक ही फ़ायदा होता है कि उसमें 2-3 बिजनेस बंदा इजीली मैनेज कर सकता है। और हमारा ट्रेवल फील्ड था सबसे पहले, लेकिन आपको पता है कि कोरोना की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और ट्रेवल फील्ड हुआ, तो हम अल्टरनेटिव फिर दूसरा फील्ड हमने देखना पड़ा, तो उसमें हमने रियल एस्टेट को चूज़ किया, क्योंकि उस वक्त यही फील्ड था जो ज़बरदस्त जा रहा था। अच्छा, यानी आपको लगता है कि ड्यूरिंग कोरोना रियल एस्टेट बहुत अच्छे से ग्रूम किया है इसने? हाँ, अच्छा सा ग्रूम किया। और उसमें रियल एस्टेट में और या कंस्ट्रक्शन जो फील्ड है उसमें अब तो इंडस्ट्री बन गई पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन। इसमें फ़ायदा भी ये है कि इसमें एट अ टाइम 20 to 25 छोटे जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो उसके साथ अगर सीमेंट की इंडस्ट्री है, अगर आप देख ले का रंग के है, अगर आप देख ले तो ईंटों का बिजनेस होगा, जितनी भी स्मॉल बिजनेसेस है ना, तो सारे इसके साथ जुड़ी हुई है ना, तो इसके साथ ये छोटे छोटे इंडस्ट्री भी इसके साथ ग्रूम कर रही है। मतलब आपको लगता है कि ये एक इंडस्ट्री ड्यूरिंग कोरोना जो है बहुत सारी इंडस्ट्री को अपने साथ साथ ग्रो करती रही? बिल्कुल। अब इससे पहले तो इसको इंडस्ट्री लोग समझ नहीं रहे थे। अब जब कोरोना आ गया तो लोगों का फोकस इस साइड पे गया, तो अब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई रियल एस्टेट। ठीक है, ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आपने अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया है, क्या आपने जब फर्स्ट स्टेप पे ही आके रियल एस्टेट ज्वाइन कर लिया था, या आपका स्टार्ट जो है वो कहाँ से रहा था, कैसे रहा था, हमें प्लीज बताइए। स्टार्ट इस तरह है कि मेरा दोस्त है आज़ाद खान, वो रियल एस्टेट में तकरीबन 2016-17 से इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। वो मुझे अक्सर कह रहा था कि आप भी इस फील्ड में आ जाएगा। हम इससे पहले ट्रेवल फील्ड में थे, तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर हमने ब्रिज कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइनिंग कंपनी ने, और मार्केटिंग भी और कंस्ट्रक्शन भी, हमने एक प्रोजेक्ट उठाया एक सोसाइटी का पूरा, उसकी मार्केटिंग और उसकी कंस्ट्रक्शन। तो उसमें उसने मुझे कहा कि आप आ जाए हमारे साथ काम करें, तो हमने इस तरह स्टार्ट किया। तो हमारा दूसरा साल है, ज़बरदस्त जा रहा है। हमने बहुत ज़बरदस्त बुकिंग की और ज़बरदस्त बिजनेस हमारा इंशाल्लाह। एज अ पार्टनर यानी आपने उनके साथ, अपने ही दोस्त के साथ स्टार्ट किया? हाँ, एज अ पार्टनर उसके साथ स्टार्ट लिया। फिर मैं एक दिन इस तरह हुआ कि शनाख्ती कार्ड बनवाने गया, तो उसमें प्रोफेशन का एक खाना होता है ना, तो मैंने उसको कहा कि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि ये प्रोफेशन है ही नहीं। तो हम समझ रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी अपना एक कंपनी बनाऊँ। तो मैंने अजान बिल्डर एंड मार्केटिंग के नाम से फिर कंपनी रजिस्टर करवाई। ठीक है, सो दैट वाज योर इनिशियल स्टेप? हाँ, इनिशियल स्टेप। और अजान के नाम से ट्रेवल एंड टूर भी है और इंशाल्लाह इरादा भी है कि इसको बड़ा
कंपनी बनाना है, मतलब दोनों जितनी का अगर हम कंपैरिजन ले लें अगर व्यूअर्स के सामने आपसे, तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा लग रहा है, ट्रैवल एंड टूर या रियल एस्टेट? दोनों बिजनेस अच्छे बिजनेस है, लेकिन टफ जो है ना वो थोड़ा रियल स्टेट है, क्योंकि रियल स्टेट में लोग ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं। ट्रैवल फील्ड में तो कर लेते हैं ना उसमें, लेकिन रियल स्टेट में बहुत, क्योंकि रियल स्टेट में बहुत से लोगों ने धोखे खाए हुए, मतलब जो खासकर बाहर के जो लोग हैं वो पैसे बेचते, इधर लोग उसके लिए प्लाट खरीद लेते, जब वो 4-5 साल बाद आते तो कुछ भी नहीं होता। तो टफ है, लेकिन हाँ डिलीवरी नहीं होती ना, तो इस वजह से मतलब लोगों के पैसे अक्सर ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। जब लोग बाहर जाते तो कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँ पाकिस्तान, तो इस वजह से थोड़ा टफ है। लेकिन मतलब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल था ट्रैवल फील्ड में, तो उस वजह से मुझे मतलब मुश्किलात का ज़्यादा सामना नहीं पड़ा। सही सही, वैसे थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर था मगर हम इसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप मतलब क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को, जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि ट्रस्ट के लिए वो जब कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो उन्हें कौन से एलिमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि धोखा हो ही ना? कोई तो असल में मेरा व्यूअरशिप, जितनी भी व्यूअर्स है उसको एक पैगाम मेरा ये है कि अगर आप लोगों ने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। क्या सोसाइटी या जिस कंपनी के साथ काम करते हो रजिस्टर है कि नहीं, ठीक है। फिर जिस सोसाइटी में आपने प्लॉट लेना हो उसकी रजिस्ट्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन भी है। फिर उसके बाद उसका बैकग्राउंड चेक करो कि उसने और प्रोजेक्ट डिलीवर किए कि नहीं, अगर डिलीवर किए इसका मतलब ये को काम करने वाला बंदा है। हाँ, हिस्ट्री पास, तो अगर हिस्ट्री चेक है वो गुड है, लोगों से पूछ ले, तो फिर उसके बाद उसमें आना चाहिए। मतलब ऐसे वैसे नहीं आना चाहिए कि जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो और इसने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया हो, जिसके काम ना हो या जिसके साथ एनओसी ना हो, तो उसमें फिर फंस जाते हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से आप उनकी चेक कर लें तो फिर आर यू श्योर कि फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर रहेगी? सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, और सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट तो मतलब रियल स्टेट में। ठीक है, ओके ओके सर। लेकिन ठीक है, हमने भी ये चीज़ देखी कि ड्यूरिंग कोरोना रियल एस्टेट ने बहुत ग्रो किया, ये कारोबार काफ़ी चला। लेकिन राइट नाउ आप जानते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस हैं, काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत रफ चल रही है। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट अब उस तरह से चल रहा है जैसे ड्यूरिंग कोरोना था, या कोरोना के बाद में था, या उससे पहले? रियल स्टेट जिस तरह सारे बिजनेसेस तकरीबन सब पे बहुत बुरा वक्त है आजकल, रियल स्टेट पे भी है, लेकिन फिर भी कम है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस। उसकी वजह ये है कि जब पैसा गिर रहा होता है ना, तो लोग बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं, कोई फॉरेन करेंसी खरीद लेता है, तो कोई सोना खरीद लेता है। तो उसमें एक बेहतरीन ऑप्शन रियल स्टेट का भी होता है, क्योंकि इस वक्त प्राइसेस गिर जाते हैं ना, लोग कोई पैसे निकाल लेते हैं ना, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ आ जाती है कि मतलब जब प्राइसेस गिर जाते हैं ना रियल स्टेट के, तो यही वक्त है क्या मतलब कम प्राइस पे अच्छी चीज़ खरीद लो। फिर जब ये तो कम वक्त के लिए, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, यूके में बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो पाकिस्तान में भी चल रहा है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि अभी आ जाए रियल स्टेट में, वो इन्वेस्ट करे, और जो प्लॉट इससे पहले मतलब बहुत ज़्यादा कीमत पे, वो कम कीमत पे आ गए। तो ये एक मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि रियल स्टेट में लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी से उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। सो यू सजेस्ट द व्यूअर्स के वो अभी इस सिचुएशन में बाय करें और फिर उसको मतलब वेट करें? देखो ना, प्रॉफिट दो तरह की होती है, एक खरीदने में, एक फरोख्त करने में। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा है कि मतलब खरीदते वक्त अगर आपको कम चीज़ मिले तो ये तो प्रॉफिट का स्टार्ट है। तो अभी भी स्टार्ट में भी प्रॉफिट आ रहा है और बाद में भी आ रहा है, तो दोनों तरफ मतलब जो प्रॉफिट है उसको मतलब अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। ठीक है सर, मुझे एक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपसे पूछने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपके पास वक्त भी होगा कि आप जवाब दे सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल एस्टेट आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा लेट पे करता है, मतलब कि कम से कम भी अगर आपको बेनिफिट अगर ये देने जा रहा है तो उसकी कह लें कि आपको 4 से 5 माह 6 माह तो होल्ड करना ही करना है मिनिमम भी। तो लेकिन लोगों में तो बहुत ज़्यादा बेसब्री बेचैनी पाई जाती है, वो चाहते हैं हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां हमें इतने से वक्त से भी पहले जो है हमें पे बैक कर दिया जाए। ऐसे सिनेरियो में आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने 4-5 महीने के, मैं सबको कहता हूँ जितनी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उसको कह रहा हूँ कि 4-5 साल, ठीक है, और उसमें मतलब जो आपको प्रॉफिट आएगा ये सेविंग से प्रॉफिट आपको आएगा, क्योंकि मतलब 15-20 हज़ार अगर आपने किस्त पे करना होता है 3-4 मरले का, ठीक है,
तो आजकल के अखराजात देख ले तो ये पैसे ज़ाया भी हो जाते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि एक सेविंग, अगर आप कहीं पे सेविंग का इरादा रखते हो तो प्लॉट ले लो। 4-5 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मैंने पैसे पूरे किस तरह किए और मेरे इंस्टॉलमेंट किस तरह मतलब कंप्लीट हुई, और आपको एक जब प्लॉट मिलेगा तो बहुत ज़्यादा पैसों वाला होगा। और मैं कहता हूँ कि मतलब 4-5 साल का होता है, क्योंकि मतलब अगर सोसाइटी बिल्डिंग करती है, पोजीशन देते हैं, मतलब उस फाइनल आपको जब प्लॉट मिलते हैं तो 4-5 साल नॉर्मली लगते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में लेना है तो शॉर्ट टर्म में फिर इस तरह होता है कि आप कमर्शियल पे आ जाइए, क्योंकि कमर्शियल में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। और शॉर्ट टर्म हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो फिर हाई राइज प्रोजेक्ट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे होते हैं। चलिए, ये तो आपकी थॉट है ना, जो ऑब्वियसली आप अपने क्लाइंट्स को भी डिलीवर करते होंगे कि वो बाय करें किस चीज़ को, और मिनिमम भी किसी प्लॉट को जो है, प्लॉट या किसी मकान को वो 4 से 5 साल तक होल्ड करें। लेकिन ऑपोजिट सिचुएशन में जैसे मैंने आपको कहा कि लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, आपको नहीं लगता डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है? क्योंकि एक टाइम टेकिंग है ये बिजनेस। हम अपने क्लाइंट्स को बाय एंड सेल दोनों सर्विसेज देते हैं। अगर कोई एक प्लॉट खरीद लेता है, ठीक है, 1 साल उसका केस चला लेते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरे प्लॉट का प्राइस बढ़ गया, मैंने बेचना है, ठीक है। अगर 4-5 लाख उसका प्लॉट मतलब ऊपर गया हो तो 2-3 लाख अगर हम उसको ऑफर कर लेते तो बेच देता है, तो बीच में भी विड्रॉ कर सकता है। मतलब किसी और जगह पे हाँ, डेवलपर्स को भी ऑफर देना चाहिए अपने क्लाइंट्स को, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर्स होने चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर बाय एंड दोनों फैसिलिटी ना दे तो फिर वो फंस जाता है ना। तो हम तो अपने क्लाइंट्स को दोनों फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, ताकि हाँ वापस हम उससे वापस मतलब खरीद लेते और दूसरे क्लाइंट को फिर बेच देते। सही, आई हैव एन आइडिया। सो मुझे भी आपकी बातों से जो है वो थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है कि मैं अगर रियल एस्टेट का अपना बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं उसे किन किन टर्म्स पे स्टार्ट कर सकती हूँ। मुझे ये बात बताइएगा, जैसे ऑब्वियसली रियल एस्टेट को चलाने के लिए डिजिटल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इनको। तो हम डे बाय डे देख रहे हैं कि हर रियल एस्टेट जो कंपनी है वो खुद को ग्रो करने के लिए यूट्यूब का सहारा ले रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ होनी चाहिए? क्या इसमें कोई फ़ायदा आपको दिख रहा है? यूट्यूब ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त। लेकिन मैं इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में 2 किस्म के लोग बैठे होते हैं। एक दूसरी वीडियोस देख के उसके मतलब जो कंटेंट है वो उठा लेता है, अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। एक मार्केट रिसर्च बेस मतलब होती है कि यार आप खुद जाए, फैक्ट बेस, हाँ, फैक्ट रिसर्च बेस, आप उस पर रिसर्च करें कि मतलब एक सोसाइटी शुरू हुई, मतलब 2005 में एक सोसाइटी शुरू हुई, उस वक्त उसकी प्री लंच प्राइसेस क्या थे, फिर लंचिंग प्राइसेस उसके क्या थे, फिर पोजीशन पे फिर जब डेवलप हुई, तो जब आपके साथ पूरा डेटा आएगा आप उसको एनालिसिस करेंगे तो आप इस पे अच्छा व्लॉग भी बना सकते हो, लोगों को समझा भी सकते हो। तो ज़बरदस्त जो मेरा आइडिया है वो ये कि रिसर्च बेस अगर कोई यूट्यूब पे बैठ जाए, लोगों को समझाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपके 2 बिजनेस है ना, ट्रैवल एंड टूर है प्लस आपका जो है रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपके पास मौका हो यूट्यूब शो के जरिए, यूट्यूब शोज के जरिए खुद के बिजनेस को प्रमोट करने का, तो आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? किस बिजनेस के लिए फिर उसको स्टार्ट करेंगे इस चैनल को? दोनों के लिए स्टार्ट करूंगा। और असल में मैंने आपको पहले भी एक बात बताई कि हमारा जो स्ट्रेंथ है ना वो ट्रेवल से है, क्योंकि जो लोग हमने भेजे बाहर यूरोप, कोई जॉब के लिए, कोई स्टूडेंट है, कोई हाथ जुमरे के लिए जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो हमारे साथ वो रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका ट्रस्ट आप, हाँ, ट्रस्ट। और यूट्यूब में दोनों, आजकल तो आपको पता है कि ट्रेवल बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चल रहा है ना, तो ट्रेवल के साथ साथ अगर रियल स्टेट भी आ जाए ना तो, क्योंकि मतलब रियल स्टेट के जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, उस टूरिज्म हब बनाया उन्होंने, किसी ने थीम पार्क बनाया, किसी ने क्रिकेट ग्राउंड बनाया, ऐसा ही है, तो इस वजह से मतलब टूरिज्म को प्रमोशन के लिए मतलब उसकी रियल स्टेट भी उसके साथ प्रमोट होते हैं, तो दोनों मतलब काइंड ऑफ मतलब इक्वल, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इक्वल इम्पोर्टेंस दूंगा दोनों को। ठीक है। अच्छा सर, आने से पहले जैसे आपने जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर को सर्च किया होगा, ठीक है, तो हमने भी थोड़ा सा सर्च किया और हमें पता चला कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी जो है वो कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा है, इफ़ वी आर नॉट रॉन्ग। तो हमें ये बताइए कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे 17 साल पॉलिटिक्स में रहे और अभी 17 ईयर्स, क्योंकि मैं नौजवानी मेरे पॉलिटिक्स में और अभी भी है और इंशाल्लाह रहेगा, पॉलिटिक्स से एक ताल्लुक रहेगा। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ बिजनेस भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है अगर आप बिजनेस में ना जाए और सिर्फ पॉलिटिक्स पे फोकस करें तो
अखराजात भी होते हैं और मतलब जो कमाया वो सब उड़ हाँ जाता है। सब उड़ जाते हैं और बच्चों के लिए भी कुछ तो करना होगा लग इस जाता, तरह बिल्कुल, ना। और पॉलिटिक्स भी तो हम उसको खिदमत समझ कर करते हैं ना, तो वो खिदमत है और मतलब अपनी फैमिली के लिए और उसके फ्यूचर के लिए हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो आपको पॉलिटिकल मतलब आप जब एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते हैं वो किसी भी तरह से आपको पे बैक नहीं कर रहा होता फाइनेंशियली? डोंट यू थिंक सो कि आपको वो भी कुछ सपोर्ट करता है? हमने तो हमारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज को बहुत अमीर देखा है। नहीं, बात इस तरह है ना कि अगर पॉलिटिक्स में आपको एक अच्छा ग्रुप बन जाए, आप अच्छे दोस्त मिल जाए, अगर आप जो भी बिजनेस शुरू करते हैं तो FNF से शुरू होते हैं ना, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शुरू होते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पॉलिटिकल फैमिली जो आपका दोस्त होते हैं ना, मतलब अगर मुझे भी सपोर्ट जो मिले तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से मिला है। मतलब हमारे दोस्त थे, हम इकट्ठे होते थे तो हमने मिलकर हमने कहा कि क्यों ना हम पॉलिटिक्स जब साथ में करते तो बिजनेस भी शुरू कर लेते, क्योंकि हमारे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उस वजह से एक अच्छा मुला हाँ बैकग्राउंड का बहुत था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पॉलिटिकल ग्रुप अच्छा है, सारे एजुकेटेड है, बिजनेस करते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि जॉइंट फैमिली के बाद दूसरा अगर आपका है तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। सही सही। और आपको कंपैरेटिवली क्या लगता है कि ज़्यादा आपका अपनी पर्सनल लाइफ से मुझे बताइएगा कि आपका रियल एस्टेट का ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस गया है या पॉलिटिकल आपका जितना भी लाइफस्टाइल रहा होगा? पॉलिटिक्स में तो मैंने 17 साल गुजारे, बहुत सख्त भी थे, अच्छे भी थे, उसमें कि ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और अभी भी मतलब जारी है पॉलिटिक्स। लेकिन रियल स्टेट में थोड़ा मतलब जब बिजनेस में आता है तो बंदा थोड़ा खुद गर्ज बन जाता है। मतलब हर जगह पे प्लस माइनस, नुकसान और फायदे कमाना है, तो मतलब थोड़ा सख्त हो रहा है, तो मतलब बिहेवियर भी चेंज आता है। तो पॉलिटिक्स में इस होता नहीं तो बिजनेस में होता है, मतलब तो थोड़ा मतलब खुद गर्ज होता है बिजनेस में, बंदा हर चीज में नफा नुकसान देखता है ना। वैसे मोस्टली तो नफा ही देखा जाता है। हाँ, क्योंकि नुकसान देखा जाए तो बिजनेस पे वो बहुत जल्दी ठप हो जाए ना। मतलब जरा बिजनेस ठप होने से मुझे कुछ याद आया कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे इन्होंने एक चीज को देखा, जी ये फलां बिजनेस है, ये बहुत जबरदस्त जा रहा है, ये बहुत फल फूल रहा है, वो बहुत तेजी से उस बिजनेस की तरफ जाते हैं। हम अभी बात रियल एस्टेट की ही ले लेते हैं, ठीक है, और लेकिन अभी वो स्टेप इन करते हैं विद इन 2 months 3 months और वो बहुत जल्दी उससे भी ज़्यादा तेज़ी से स्टेप बैक कर जाते हैं। असल में मसला ये होता है कि हम यहाँ पे बिजनेसेस की जो स्कूल्स है ना, उसमें भी उसको इतने बिजनेस नहीं सिखाए जाते जो मार्केट बेस होते हैं ना, नीड बेस होते हैं। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त है, उसने एक प्लॉट खरीदा था, उसने ड्राइवर से खरीदा था। ड्राइवर ने कहा कि रियल एस्टेट अच्छा जा रहा है, तो ड्राइवर की उसने छोड़ दी थी। तो फिर उसने उसको कहा कि मैंने प्लॉट बेचना है। जब मार्केट ख़राब हुआ तो उसने कहा कि मैं तो वापस अपने पेशे पे आई। उसने कहा कि आप क्या पेशा करते? उसने कहा कि मैं तो ड्राइवर हूँ, वापस अपना बस चला रहा हूँ। तो यही वजह है ना कि इस वजह से जब मार्केट में बूम आती तो हर किस्म के लोग बिजनेस में एंटर, हर बिजनेस में एंटर होते, और उस वजह से फिर बिजनेस भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि जो लोग सेटअप करते हैं, जिसका अपना मतलब स्टाफ रखा हुआ होता है ना, पूरा एक सेटअप, वो लोग तो मतलब एक प्रॉपर चैनल पे काम करते हैं ना, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग आते तो वो फिर स्लिप हो जाते हैं ना, फिर वापस जाते। इसलिए मेरा मतलब जो नए लोग आ रहे हैं उसके लिए ये मशवरा है कि आपने जिस फील्ड में जाना है उसमें कम से कम पहले जॉब करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप उसमें जॉब करें, हाँ सीखें, फिर सीखने के बाद अगर आ जाए तो आपको इसके अप डाउन, नफा नुकसानात, गुड बैड, जितनी भी उसके मतलब इम्पैक्ट्स हो, आप उसको आइडिया हो जाए, नोना हो जाते हैं, फिर आप उसमें मतलब इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि फिर इतनी जल्दी स्टेप बैक भी नहीं किया जाए, नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो नौकरी करते हैं उसमें सीख लेते हैं तो उसको पता चलता है। तो आप इस बारे में व्यूअर्स को ऑब्वियसली, क्योंकि यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, तो व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम जब ट्रेवल फील्ड में आए तो हमारे ऊपर बहुत सख्त वक्त आए। कोरोना में 3-4 साल मतलब हमारा बिजनेस ऑफ था। हमने ऑफिस के रेंट भी मतलब पे किए, मतलब तनख्वाही भी लोगों को दी, सब कुछ दिया। तो अभी पाकिस्तान पे जो सख्त हालात आए, मतलब बेरोज़गारी है, तो इसमें ये होना चाहिए कि मतलब ये 2-3 साल में ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि ग्लोबल रिसेशन इससे हम निकलेंगे। तो आप लोगों ने मतलब इस तरह ना कि जो भी फील्ड आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो बर्दाश्त होता है, सीखना होता है और उसमें पक्का रहना है। जब आप उसमें उस सख्त वक्त से निकल आओगे ना तो फिर मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और आपका मतलब आगे वाला लाइफ बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने GFS के साथ, क्योंकि आप ऑथराइज डीलर हैं आपके, ठीक है,
आपको ये बात कैसे मतलब माइंड में आई कि मुझे जीएफएस के साथ बिजनेस करना है, मुझे भी उनका हिस्सा बनना है? आपको कौन सी चीज़ अच्छी या बुरी लगी? मतलब ऑब्वियसली अच्छी ही लगी होगी तो उसके पार्ट बने, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा आगाह कीजिए। हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ काम करते तो जीफेस के साथ भी काम करते और हम पेशावर में एक जगह देखने के लिए गए थे। वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जगह थी, वो फार्म हाउसेस के लिए तो बहुत ज़बरदस्त थी। तो हमने जब बंदे से बात किया तो उसने कहा कि हम जीफेस वाले इधर आ रहे हैं इधर भी। तो मैंने उससे पूछा कि जीफेस क्या है, तो उसने कहा कि कराची में ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके, इस्लामाबाद में भी आ चुके, पेशावर में भी आ रहे हैं। फिर मतलब पता है आपको, मतलब लोग फिर ढूंढना सर्च कर लेता है कि मतलब हमने जिसके साथ काम करना है वो किस तरह है। तो फिर पता चला कि मतलब उसने मोर देन 40 प्रोजेक्ट डिलीवर किए कराची में। तो मतलब वहाँ पे ब्रांड बन चुका है। और रियल स्टेट में सबसे अहम चीज़ तो डिलीवरी होती है कि ऑन टाइम आप प्रोजेक्ट डिलीवर करें। क्योंकि फिर कस्टमर दूसरे के जो क्लाइंट आपके होते हैं दूसरों को सजेस्ट करते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है। फिर मुझे पता भी चला कि मतलब ये इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं, उसके इंटरनेशनल ऑफिस भी है। हाँ ब्रांड, हाँ। तो हमारा भी मतलब पेशावर में जिस तरह से रावलपिंडी में भी, 17 में, इस्लामाबाद भी, हम भी ये चाह रहे हैं कि बाहर मूव हो जाए। अगर अब हमारी ये कोशिश हुई कि हम जीफेस के साथ नेशनली इंटरनेशनल भी काम करें, मतलब दुबई में, बहरीन में, यूके में। क्योंकि मतलब हमारा अभी आइडिया है कि हम अपने ब्रांड को बाहर लेके जाए। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो बाहर भी उसके साथ काम करेंगे। ऑल एंड ऑल आपका जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा, इसलिए तो इसके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो मतलब आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। सही होगा, ठीक हो गया। और अपनी हॉबीज के बारे में हमें कुछ बताएं। क्या आप रियल एस्टेट, और चलिए थोड़ा सा बिजनेस से हट के बात कर लेते हैं कि आप रियल एस्टेट, टूरिज्म, इसके अलावा, क्योंकि वैसे तो टूरिज्म भी एक हॉबी ही है, लेकिन आप हमें बता दें कि आप कौन कौन से शौक रखते हैं? मुझे तो हाइकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वीकेंड पे तो लाजमी जाता हूँ। आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरत ट्रेल है, ट्रेल 3, ट्रेल 5, 7 तक है। मेरे पसंदीदा ट्रेल 3 है। उसके अलावा मुझे फ़ुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो F9 पार्क में फ़ुटबॉल खेल लेता हूँ। बस लोग आते जाते। तो एक्सरसाइज और जॉगिंग और ये बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। और अच्छी बात है कि ये हॉबी भी है मेरे। तो मतलब पैशन और ज़रूरत दोनों मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलती। रिसर्च बेस जो मेरा काम था, जो मैंने किया हुआ है, तो उससे मुझे कुछ याद आ गया है कि अदनान साहब का एक बहुत ही फेवरेट प्लेयर है, जिनकी ये वीडियोस देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उनकी पिक्चर देखते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। हमें उस शख्सियत के बारे में थोड़ा सा रहेगा कि आपको इतना शौक वो जो है वो कैसे पड़ा? वो तो सबका फेवरेट है, पूरी दुनिया का फेवरेट है मेसी। उसको कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कौन नहीं जानता है। वीडियोस को डेली स्क्रॉल किया उसको मैजिकल प्लेयर कहते हैं ना। जब वो बॉल को पकड़ लेते तो उस गेंद में भी मैजिक आ जाता है। तो आप जब अगर किसी शख्स की शख्सियत जादूगरी नहीं होती है, मतलब हम उसको कहते हैं ना कि मतलब क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है ना। तो जब वो फुटबॉल कहते हैं तो उसको मैजिकल प्लेयर कहते हैं। और आपको पता है कि उसने सारे अवार्ड जीते, लेकिन बस सिर्फ वो एक मतलब वर्ल्ड कप रह गया था, उसने वो भी जीत लिया। तो बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि हमारे इलाके के जो लोग भी ना नेचुरली फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अभी कतर में जो गोल्डन बूट मिला ना, जिससे उसका ताल्लुक भी लंडी कोतल से था। तो हमारे हाँ बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती से उसको पजीराई नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिली उसको पाकिस्तान में। कि गोल्डन बूट जीतना मतलब एक हर प्लेयर का एक ख्वाब होता है। तो ये मतलब फुटबॉल में तो लोग मेसी को तो इस गेम की वजह से जो हमारे जो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी बने, या उनकी वजह से गेम पसंद आ गई थी? नहीं, फुटबॉल तो हमें नेचुरली पसंद है, लेकिन जब फुटबॉल में अच्छा बंद आ जाए ना, तो इससे पहले मैराडोना था। दुनिया में मैराडोना था, मैराडोना के बाद अब मेसी आ गया। अर्जेंटीना टीम भी अर्जेंटीना मुल्क भी हमारे मुल्क की तरह ना, गरीब मुल्क के मतलब अभी डेवलपिंग कंट्री ना। तो हमारे जितनी इश्यूज वगैरह सेम है ना, तो उस वजह से अर्जेंटीना को बहुत ज़्यादा लोग इधर पसंद कर रहे हैं। और उन्होंने मतलब मेसी को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि उसने एक फाइनल मतलब हारा हुआ है ना। तो जर्मनी से एक हारा था 2014 में, अभी उसको दूसरा मौका मिला था। और मज़े की बात है कि वो रिटायर हो रहा था ना। तो मतलब रिटायरमेंट पे अगर कोई वो कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो उसका मतलब इख्तिताम अच्छा हुआ। तो इसलिए लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे कोट याद आ कि मैं जल्दी से बोलूं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आपके दोनों बिजनेसेस को देखते हुए और बाकी भी जितने बिजनेस हैं, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप टीम वर्क को कितना प्रेफर करते हैं? सिंगल मैन होल्डरशिप है वो ज़्यादा वर्किंग में है, या टीम वर्क ज़्यादा?
टीम वर्क हमने काम डिवाइड किया हुआ है। मतलब अगर हमारा हज का फील्ड है उसको हमने 2 भाई उसको देख रहे हैं, मतलब अगर वर्क वीज़ा है उसको अलग दूसरा भाई देख रहे हैं, मतलब टिकटिंग को तीसरा भाई देख रहा है, मैं रियल स्टेट को देख रही हूँ। फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है फैमिली का, हम उसको हर शाम उसमें ग्रुप में एक्टिविटीज़ शेयर कर लेते हैं। तो मतलब ये हमारे डेली रूटीन का है। तो टीम वर्क के बगैर हो ही नहीं सकता ये। ज़्यादा प्रोग्रेस किसमें है? टीम वर्क में क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरा काम होता है, ये आगे इसका काम होता है, ये इसका काम होता है। जब काम डिवाइड हो जाते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। स्पेशलाइजेशन मीन आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है आपको। सही, तो आप टीम वर्क को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिलीव करता हूँ। ठीक है। ओके सर, अब मुझे एट द एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मुझे ये बताइएगा प्लीज़ कि आपका अपनी कंपनी के बारे में, आप किस मोटो को लेके चल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी कितना ग्रो करेगी, और आप इस पे मज़ीद, आप इसमें अगर हार्डवर्क की बात करो तो क्या पुट करना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो ये कि हमारा ज़बरदस्त टीम है, तकरीबन मोर देन 35 सब डीलर्स जो मतलब जिस तरह मेरी कंपनी इस तरह अब हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। हमारा प्लान अब ये है कि पूरे पाकिस्तान में इसको पहले, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद KP में हमारा है, अच्छा, दूसरे मतलब सूबों तक हमने इसको फैलना है। हमारा टारगेट लाहौर, कराची और क्वेटा है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इंटरनेशनल जाना है। तो इंटरनेशनल हमने सबसे पहले दुबई जाना है, और दुबई से फिर कतर, और फिर इंशाल्लाह अमेरिका और UK। तो हम टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। तो हम कहते हैं कि मतलब हमारे साथ लोग भी जुड़े, उसके कारोबार भी चले, वो भी हमारे साथ ग्रो करे, और मतलब जॉब से निकल कर बिजनेस की तरफ आ जाए। तो मतलब आपका मोटो भी सेम GFS के जैसा है? हाँ, लगता तो इस तरह है। मतलब दोनों का, मैंने पहले भी कहा कि हम इंटरनेशनल जाना चाहते हैं, तो दूसरों को भी कामयाब करें। तो आप मतलब पाकिस्तान से बाहर तक इस कारोबार को अपनी कंपनी, हाँ ना, क्योंकि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं ना तो वो ज़्यादा से जॉब करते हैं। अगर हम उसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस में भी आ जाएंगे। बिल्कुल, और वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी होगा। हाँ। और ज़्यादा उसमें सुकून भी है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी चीज़ है, रियल एस्टेट बेस्ड हो, टूरिज्म बेस्ड हो, या पाकिस्तानी की सिचुएशन को लेके हो, या पॉलिटिकल बेस्ड हो, और हो सकता है हमारी कंपनी की तारीफ भी कर सकते हैं आप। खैर, तो आप लास्ट पे अपने चंद अल्फाज के साथ इतनी तारीफ तो कर ली, पूरे इंटरव्यू तो GFS पे रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने आपकी बायोग्राफी पे ज़्यादा काम किया है, हमने सर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, हमने इनके बिजनेस की सारी डिटेल्स भी दी हैं। और GFS तो देखिए, फिर GFS है। तो आखिर में कोई और चीज़ रहेगी जो GFS के बारे में कहना है? नहीं, आपकी विल है ना, आपकी विल है, आप चाहें तो हम GFS के साथ बस ये मेरा पैगाम रहेगा कि अगर वो इंटरनेशनली हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हम उसको ऑफर करते, क्योंकि हमारा माशाल्लाह नेटवर्क है। तो हम अपना नेटवर्क यूज़ करें, वो अपना नेटवर्क यूज़ करे, और टुगेदर वी कैन बिल्ड गुड नेटवर्क एंड वी कैन ग्रो आवर बिजनेस इंशाल्लाह। ठीक है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आज आपने वक्त निकाला और हमारे GFS की कॉफ़ी विद GFS का हिस्सा बने, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम GFS के किसी फंक्शन पर फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर राब्ते में रहेंगे। ओके सर, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ अदनान खान चिनवाई साहब मौजूद थे। हमने उनकी ज़िंदगी पे बात की, हमने स्टार्ट से लेकर अभी तक की उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं, उनका हार्ड वर्क क्या क्या रहा है, उनका स्ट्रगल क्या रहा है, उन्होंने किस तरह से पॉलिटिक्स में भी वो 17 साल रहे, उसके बाद वो रियल एस्टेट का भी हिस्सा बने, उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की, अपनी कंपनी को कामयाब बनाया इस्लामाबाद में, और उसके बाद अब अपने बिजनेस को जो है वो इंटरनेशनली भी वो लेके जाना चाहते हैं, बल्कि वो GFS के साथ काम करना चाहते हैं। GFS का हिस्सा तो वो ऑलरेडी हैं खैर, लेकिन वो GFS के साथ मजीद आई कैन से कि पार्टनरशिप पर भी जाना चाहते हैं, और उनको वो ऑफर भी दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला नो डाउट ही इज़ अ वेरी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, और कामयाब हैं, और अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाब करे। हम अगले शो में फिर इंशाल्लाह ताला किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर सके, इंशाल्लाह ताला इसके साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी होस्ट नादिया मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।